हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द कुतुबुद्दीन ऐबक। या मैं कहूँ कुतुबुद्दीन कब आया, कैसे आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी तारीख़ पर असर क्या रहा। ये वो वक्त था 8वीं सदी का जब इंडिया तो था, मगर इंडिया साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में डिवाइडेड था। हालांकि ये डिवाइडेंस आज भी है, लेकिन ये डिवाइडेंस आज जस्ट फॉर रिकॉग्नाइजेशन है। साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो, आज अंडर द वन गवर्नमेंट ही काम करते हैं, अंडर द वन रूलर ही काम करते हैं और उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जब बात तब की जाए 1206 की जाए, तब हर रियासत अपनी ज़िम्मेदार खुद थी। अब इंडिया हिंदुस्तान की तकसीम की बात की जाए तो इस तकसीम के अंदर भी और तकसीम थी। जैसे साउथ इंडिया में राजपूतों का राज था, जैसे पृथ्वीराज राजपूत जो कि अजमेर और दिल्ली पर कंट्रोल करते थे। कन्नौज पर राजा जयचंद या फिर जयाचंद जिनके नाम से जाना जाता है वो कंट्रोल करते थे। मालवा की बात की जाए तो राजा भोज कंट्रोल करते थे। गुजरात की बात की जाए तो राजा सोलंकी कंट्रोल करते थे। जब बात हिंदुस्तान की जाए, वो भले पहले का हो या 1947 के बाद का हो, एक चीज़ हमेशा से ही कॉमन रही है इसमें, वो है यूनिटी। 1947 के बाद या फिर 1947 में कहें तो एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच दी गई और एक जिस्म और एक जान कहलाने वाला हिंदुस्तान दो जिस्म और दो जान बन गया। जैसे हमने कहा एक बात कॉमन है इन दोनों में, वो है यूनिटी। तो दोनों में ही यूनिटी आज तक कायम नहीं हो सकी। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, वो भले बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान या बॉर्डर के इस तरफ हिंदुस्तान, दोनों में ही देखा जाए तो हमेशा ही एंटी स्टेट काम करते आए हैं। यूनिटी हमेशा से मेंटेन नहीं हो पाई। खैर, हम दोबारा से मुद्दे पे आते हैं। राजपूत राज की बात कर रहे थे तो बाहर की सल्तनतें, बाहर की रियासतें, बाहर की कौमें इन पे इसी वजह से मुसल्लत हुई आके कि इन लोगों में आपस में यूनिटी नहीं थी। यूनिटी का शायद उस टाइम कॉन्सेप्ट ही नहीं था उनके माइंड में, क्योंकि रियासतों का ज़माना था। हर कोई अपनी रियासत बढ़ाना चाहता था, हर कोई अपनी रियासत के साथ वाली रियासत से जंग छेड़ लेता था। कभी शायद ये सोचा ही नहीं कि एक यूनाइटेड हिंदुस्तान भी बन सकता है, यूनाइटेड इंडिया भी बन सकता है। खैर, राजपूत ज़माने की बात करें तो राजपूतों में अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे। सल्तनत वर्सेस सल्तनत होती रहती थी, जिसमें पृथ्वीराज और जयाचंद की लड़ाई काबिल ज़िक्र है, चौहान और सोलंकी की लड़ाई काबिल ज़िक्र है, राजा भोज और फिर से जयाचंद जो कि अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, इनकी लड़ाइयाँ काबिल ज़िक्र हैं। अब आते हैं उस इंसान पे जो ये तारीख़ बदलने वाला था, हिंदुस्तान की तारीख़ में गहरे असर छोड़ने वाला था। वो था अफ़गान बादशाह मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी शायद ही कहीं तारीख़ के किताबों में लिखे जाता हो तब, लेकिन जब उन्होंने 1175 में सिंध पर हमला किया तो वो यकीनन सबकी नज़रों में आ गए। 1175 में सिंध पर हमला करने के बाद उन्होंने 1191 में पृथ्वीराज से टक्कर ले ली, जो कि उन्हें बहुत महंगी पड़ी। 1191 में बैटल ऑफ टरेन कहा जाता था, जिसे एक जंग लड़ी गई जिसमें पृथ्वीराज ने बहुत बुरे तरीके से मोहम्मद गौरी को शिकस्त दी। लेकिन जैसे जनरल बख्शी ने रिसेंटली इंटरव्यू में कहा था, ये लोग वापस आएंगे क्योंकि ये लोग वापस आते हैं। ठीक उसी तरह से गौरी वापस आया और 1192 में, जिसे सेकेंड बैटल ऑफ टरेन कहा जाता है, उसमें पृथ्वीराज को शिकस्त दी और अजमेर और दिल्ली पर कंट्रोल हासिल कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। अब यहाँ से जन्म लेता है एक नया किरदार जो इस टेरिटरी में अपने निशान सदियों तक छोड़ जाने वाला था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी ने सेकेंड बैटल ऑफ टरेन के बाद अपने एक काबिल जनरल और भरोसेमंद साथी जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना नायब बनाकर हिंदुस्तान भेजा, क्योंकि गौरी पोलो खेलने का शौकीन था। पोलो खेलते वक्त एक हादसे में गौरी की मौत हो गई, जिसके फ़ौरन बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह करार दे दिया और अपनी एक सल्तनत का ऐलान कर दिया।
और इसी के साथ ही एक नई सल्तनत शुरू हुई जिसे सल्तनत दिल्ली का नाम दिया जाता है, या फिर आमतौर पर द डायनेस्टी ऑफ सलेव कहा जाता है। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, जिसमें डिफरेंट रियासतों में डिफरेंट राजाओं का कब्ज़ा था, या फिर कह लें कि राज था। चोलास जो कि तमिलनाडु पे राज करते थे। हॉयसेल्स की बात करें तो कर्नाटका पे राज करते थे। ककातियास की बात करें तो तेलंगाना पर राज करते थे। नॉर्थ इंडिया की साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग अपने हुनर, कला, संस्कृति और समाज में साउथ से बहुत आगे थे। कुतुबुद्दीन से पहले ना तो हिंदुस्तान में कोई सेंट्रल रूल था और ना ही कोई सेंट्रल रूलर था, जिसका फ़ायदा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस तरह से उठाया कि एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रख ली, जो कि बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेंट्रल रूल और सेंट्रल रूलर बन गए।